हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी भाषा और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? तो भाषा की यह परिभाषा रही डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, ठीक है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की यह परिभाषा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? तो लिपियों का सही विकास क्रम है सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि, ठीक है। ये लिपियों का सही विकास क्रम है। इनमें से सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, भावमूलक लिपि तथा ध्वनिमूलक लिपि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है। अपनी मूल प्रकृति के निम्न में से किस कारण से, ठीक है। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है अपनी किस मूल प्रकृति के कारण? तो अपनी मूल प्रकृति या फिर कहे तो अपनी अक्षरिक होने के कारण यह देवनागरी लिपि अभी तक परिपूर्णता नहीं पा सकी है। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है। क्यों? अक्षरिक होने के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली अवधी अवधी भाषा की शब्दावली क्या है? तत्सम बहुला है, देशज बहुला, तद्भव बहुला या फिर विदेशी शब्द बहुला? अवधी भाषा की शब्दावली अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है, ठीक है। अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा कहे तो अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ इत्यादि जगहों में बोली जाती है, ठीक है। कौन कौन सी अवधि? इसके अलावा अवधि जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधि, अवधि बघेली, ठीक है। अवधि बघेली, यहाँ पर ये घा हो जाएगा यहाँ पे। अवधि बघेली और एक रहेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ी। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधि कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अवध, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? तो अवधि बोली बोली जाती है। अवधि बोली की शब्दावली कैसी है? तद्भव बहुला है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का आधार भाषा क्या रही है? ब्रजभाषा का आधार भाषा क्या है? तो सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का आधार भाषा सौरसेनी अपभ्रंश को मानेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही ब्रजभाषा आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा का समावेश किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुछ अन्य बोलियां भी है। ब्रजभाषा के अलावा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुछ अन्य बोलियां हैं। कौन कौन सी?
खड़ी बोली बुंदेली हरियाणवी कन्नौजी, खड़ी बोली बुंदेली हरियाणवी और कन्नौजी, ठीक है। खड़ी बोली बुंदेली हरियाणवी कन्नौजी ब्रजभाषा ये सभी किस अपभ्रंश से विकसित है, तो सौर सनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां रही। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप कहाँ पे बोला जाता है, कहें तो खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप निम्न में से किस जगह में बोला जाता है। तो खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप का भाषा भाषी क्षेत्र है मेरठ बुलंदशहर खुर्जा। मेरठ बुलंदशहर खुर्जा क्षेत्र में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप बोला जाता है। अगला प्रश्न है भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफी समानता रखती है। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में निम्न में से किस भाषा से काफी समानता रखती है। निम्न में से किस भाषा से भोजपुरी भाषा काफी समानता रखती है, तो बंगला भाषा से, ठीक है, बंगला भाषा से। इसके अलावा भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती है, जिस प्रकार पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती थी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, उसी प्रकार बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी मगही मैथिली, भोजपुरी मगही और मैथिली। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो भोजपुरी का क्षेत्र है गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, बनारस इत्यादि क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, बनारस इत्यादि क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कुमायूनी, कुमायूनी या फिर कहे तो कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र यानी निम्न में से किस क्षेत्र में कुमायूनी बोली जाती है, तो रानीखेत नैनीताल में, रानीखेत नैनीताल में यह पहाड़ी बोली के अंतर्गत आता है। यह कुमायूनी और गढ़वाली किस बोली के अंतर्गत आते हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये बोलियां हैं कुमायूनी और गढ़वाली, ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी बोली का क्षेत्र क्या है, कुमायूनी बोली का क्षेत्र क्या है, रानीखेत नैनीताल तो एक हुआ। इसके अलावा यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, यानी उत्तराखंड में यह बोली प्रचलित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह बोली प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से, सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, ठीक है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के, हिंदी की वैज्ञानिक, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं, तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं
कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। यानी कहे तो अलग अलग भाषा क्षेत्रों में जहाँ पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, उन क्षेत्रों में ऐसा कोई एक भाषा कॉमन होगा जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रयोग किया जाता होगा। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, परंतु उसी में से कोई एक ऐसी भाषा रही होगी जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रमाणिक मानी जाती होगी और वही तदनुरूप प्रयुक्त प्रयोग भी किया जाता होगा। ठीक है, तो मानक भाषा वही कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे? तो उसके प्रस्तावक रहे श्री गोपाल स्वामी अयंगर, उसके प्रस्तावक रहे श्री गोपाल स्वामी अयंगर, श्री गोपाल स्वामी अयंगर। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? खड़ी बोली गद्य के विकास का, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना खड़ी बोली की व्याकरण का मानकीकरण हो जाना, खड़ी बोली की व्याकरण का मानकीकरण हो जाना खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना, खड़ी बोली की व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। अगला प्रश्न देखेंगे। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है निम्न में से कौन? तो कच्चायन। ठीक है, कौन है? कच्चायन। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं, पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। कच्चायन व्याकरण, कच्चायन व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो कच्चायन, कच्चायन व्याकरण ग्रंथ के रचयिता रहे कच्चायन। इसके अलावा मोगलान, ठीक है, इसके अलावा मोगलान, मोगलान व्याकरण, मोगलान व्याकरण ग्रंथ के रचयिता रहे मोगलान, मोगलान व्याकरण ग्रंथ के रचयिता रहे मोगलान। सदनीति व्याकरण ग्रंथ के रचयिता रहे सदनीति, सदनीति व्याकरण, सदनीति व्याकरण ग्रंथ के रचयिता रहे वर्मी भिक्षु, वर्मी भिक्षु। ठीक है, वर्मी भिक्षु। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ निम्न में से किससे? तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ
प्राकृत भाषाओं से, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ प्राकृत भाषाओं से। भाषा का विकास कुछ इस प्रकार हुआ, भाषा का विकास कुछ इस प्रकार हुआ। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ? प्राकृत भाषाओं से। तो भाषा का विकास इस प्रकार हुआ, सबसे पहले संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट, और एक क्या रहा? हिंदी, ठीक है। भाषा का विकास इस प्रकार हुआ। अब संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में, हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को, हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देखा, हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया क्या? पुरानी हिंदी। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। किस भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया? तो पुरानी हिंदी। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देखकर उसके एक विशेष युगीन रूप को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया पुरानी हिंदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा है? तो आध्यात्मपरक। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है आध्यात्मपरक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। तो ब्रजित्तर क्षेत्र के भाषा भाषियों, ब्रजित्तर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किस कारण हुआ? तो ब्रजित्तर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। कारण क्या है? फिर से एक बार देखिए। ब्रजित्तर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया, इसे यानी ब्रजभाषा को अपने सृजन का माध्यम बनाया। अगला प्रश्न है, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है, प्रयोजनमूलक भाषा का निम्न में से प्रमुख संबंध किससे है? तो प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से, जीविकोपार्जन से। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है, यह गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है, यह गलत है, क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है, यह गलत है, क्योंकि देखा जाए तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे जो बाकी कथन है यह सभी सही है, जैसे विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है, विभाषा बोली का विकसित रूप है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है।
1 मार्च 1971 ईस्वी को 1 मार्च 1971 ईस्वी को 1 मार्च 1971 ईस्वी को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का स्थापना किया गया। 1 मार्च 1971 ईस्वी को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ था? ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो श्रीरामपुर। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र रहा श्रीरामपुर। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक रहे काका कालेलकर। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी लिपि की, यहाँ पर की हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई अरमाइक लिपि से। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई अरमाइक लिपि से। अगला प्रश्न है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, घर इत्यादि, इस तरह के शब्द। तकनीकी शब्द ऐसे शब्द हो जाते हैं जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों या फिर विज्ञान से होता है। तकनीकी शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों या फिर विज्ञान से होता है, जैसे वरिष्ठ, सचिव, जैसे वरिष्ठ सचिव, निदेशालय, रसायन, कोशिका, रसायन, कोशिका, जीवाश्म। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये आपके कहलाते हैं तकनीकी शब्द। ये कहलाते हैं आपके तकनीकी शब्द। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।